यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह टॉपिक आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस टॉपिक में हम फिजिक्स के 150 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपका पार्ट 2 है। इससे पहले हमने पार्ट 1 के वीडियो बना दिए हैं। यदि आपको पार्ट 1 के वीडियो देखने हैं तो आप आई बटन पर क्लिक करके पार्ट 1 के क्वेश्चन को देख सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यह सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे आपका एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, कोई भी एग्जाम हो, सभी में इस टॉपिक से अवश्य क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपना चैनल उपेंद्र मैथ में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। और यदि आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, हम उस टॉपिक पर आपके लिए ज़रूर वीडियो बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। किसी वस्तु का त्वरण इसके डैश में प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी किसी वस्तु का त्वरण इसके वेग में प्रति इकाई समय हुआ परिवर्तन होता है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक बस की गति डैश गति का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि असमान गति का उदाहरण है। याद रखिएगा। विस्थापन के परिवर्तन दर को डैश कहा जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम संवेग कहते हैं। दोस्तों, सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यदि आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट करें, हम उस टॉपिक पर जरूर वीडियो बनाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, समय के साथ साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को कहा जाता है, यानी कि समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वेग कहते हैं। वेग में परिवर्तन या लगने वाला समय कहलाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, त्वरण कहलाता है। शून्य त्वरण का अर्थ डैश है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वस्तु का वेग स्थिर होता है। मंदता का अर्थ डैश त्वरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऋणात्मक त्वरण है। गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वेग और समय के बीच में संबंध दर्शाता है। गति का पहला समीकरण क्या होता है? v बराबर u प्लस at होता है। इसमें क्या करेंगे हम? प्रारंभिक वेग और त्वरण को काट देंगे, बाकी जो बचेगा उसी के बीच में संबंध बताता है। तो यह क्या हो गया? वेग हो गया और समय हो गया। ठीक है, तो वेग और समय के बीच में संबंध बताता है। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आइजैक न्यूटन द्वारा। निम्न में से डैश एक कमजोर बल है, तो कौन सा कमजोर बल है? तो वह आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल कमजोर बल है। ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल डैश पर निर्भर नहीं करती, तो किस पर निर्भर नहीं करती? तो यह उनके द्रव्यमानों के योग पर निर्भर नहीं करता, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भार कहते हैं। मुक्त रूप से गिरना केवल डैश में संभव है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निर्वात में संभव होता है। अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री डैश वजन महसूस करते हैं, तो कैसा महसूस करते हैं? तो वह शून्य महसूस करते हैं, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पृथ्वी के केंद्र पर एक पिंड का भार होता है, तो कैसा होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पृथ्वी के केंद्र पर पिंड का भार शून्य होता है। गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी डैश पर निर्भर नहीं करता, तो किस पर निर्भर नहीं करता? तो यह गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, स्मॉल जी बराबर होता है आपका कैपिटल जी MAE अपान RE², जो MA पृथ्वी की द्रव्यमान और RE पृथ्वी की त्रिज्या होता है। ठीक है, इसलिए ये वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। चंद्रमा की सतह से लाए गए चट्टान पर क्या असर होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि इसके भार में परिवर्तन होगा। किसी पिंड का भार निम्नतम कहाँ पर होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भूमध्य रेखा पर पिंड का भार निम्नतम होता है। ठीक है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, याद रखिएगा। एक ब्लॉटिंग पेपर स्याही कैसे सूखता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केशिका क्रिया के द्वारा सूखता है। जल की गिरती हुई बूंद किस गुणधर्म के कारण गोलाकार होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जल का पृष्ठ तनाव के कारण। मिट्टी का तेल लालटेन बत्ती में इनमें से किस गुण के कारण ऊपर चढ़ता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी केशिकत्व के कारण। एक आदर्श तरल पदार्थ
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, घर्षण रहित और असंपीड्य होता है। बर्नौली का प्रमेय डैश पर आधारित है, किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। द्रवों के घर्षण को क्या कहा जाता है? तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम श्यानता कहते हैं, कि बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्प्लावकता सिद्धांत के आधार पर जहाज पानी में तैरते हैं, सर्वप्रथम इस सिद्धांत की पहचान करने का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्किमिडीज को। उत्प्लावन का केंद्र हमेशा कहाँ होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विस्थापित द्रव के आयतन के केंद्र के संपाती होता है। अगला क्वेश्चन, पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्प्लावन बल कहलाता है। जहाज़ों की गति में वृद्धि डैश पर आधारित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित होता है। ऊपरी प्रलोद और भार डैश में प्रयुक्त होते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु को तरल पदार्थ पर रखे जाने से उत्पन्न ऊर्ध्वगामी दबाव को क्या कहा जाता है? तो उसे हम क्या कहते हैं? बाइंड फोर्स, यानी कि उत्प्लावन बल कहते हैं। एक डूबे हुए पिंड पर पानी द्वारा लगाए जाने वाले उत्प्लावन बल का दूसरा नाम क्या है? तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं उत्क्षेप बल, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। यदि आप एक गिलास को पानी और बर्फ़ से पूरी तरह भरते हैं और बर्फ़ पूरी तरह गल जाती है तो क्या होगा? तो उसका जलस्तर पूर्ववत रहेगा, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यदि कोई वस्तु डूबती है तो वस्तु पर तरल द्वारा प्रयुक्त उत्क्षेप डैश होगा, तो क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी कि वस्तु के भार से कम होगा। किसी द्रव तल के लंबवत कार्य करने वाला बल क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्क्षेप बल कहलाता है। जब किसी वस्तु को पानी में डुबाया जाता है तो उस पर ऊपरी बल कार्य करता है, इस बल को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्प्लावक बल कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हवाई जहाज के पंखों की डिजाइनिंग आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं होता है। उत्प्लावन बल का डैश द्रव के घनत्व और आयतन पर निर्भर करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परिमाण। दबाव को डैश से मापा जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दबाव को बल एवं क्षेत्रफल से मापा जाता है। ठीक है, दाब बराबर क्या होता है? बल बटा के क्षेत्रफल, बल बटा के क्षेत्रफल होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम है तो दाब होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दाब अधिक होगा। ठीक है, क्षेत्रफल कम है तो दाब अधिक होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जैसे ही एक तरल पदार्थ की मुक्त सतह से गहराई बढ़ती है तो तरल द्वारा डाला गया दबाव क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दबाव बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे कोई बीकर है और इसमें क्या है? जल भरा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो दाब होगा और यहाँ पे दाब होगा, तो यहाँ पे जो दाब होगा कम होगा और यहाँ पे दाब होगा अधिक होगा। जैसे जैसे गहराई बढ़ेगी दाब का मान क्या होगा? बढ़ता जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डैश में वृद्धि के साथ एक ठोस द्वारा डाले गए दबाव में कमी आती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्षेत्रफल में वृद्धि के साथ ठोस द्वारा डाले गए दबाव में कमी होती है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दाब बराबर क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्क्षेप बटा के क्षेत्रफल होता है। ठीक है, उत्क्षेप बटा के क्षेत्रफल, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर का दबाव डैश होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बाहर की तुलना में अधिक होता है। एक निश्चित तापमान पर वायु का दबाव डैश के अनुपातिक होता है, तो किसके अनुपातिक होता है? तो वह घनत्व के अनुपातिक होता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। दाब को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? तो किसके द्वारा करते हैं? तो उसे हम प्ररोध प्रति एकक क्षेत्रफल, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दाब बराबर क्या होता है? जो आपका प्रेशर होता है वह आपका
बल बटा के क्षेत्रफल होता है, ठीक है। और हम बल को क्या कहते हैं, प्ररोध भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, पानी का घनत्व तो क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1000 किलो प्रति घन मीटर होता है। शुद्ध पानी घनत्व लवण युक्त पानी घनत्व से होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कम होता है, ठीक है। जो शुद्ध पानी घनत्व होता है वह समुद्री जल के घनत्व से कम होता है। निम्नलिखित कारणों में से किसके कारण बादल आकाश में तैरते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी निम्न घनत्व के कारण बादल आकाश में तैरते हैं। बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व होता है, क्या होता है, तो वह पानी के मतलब पानी से कम होता है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। एक पदार्थ के घनत्व को डैश के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन के रूप में परिभाषित करते हैं, ठीक है। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा के आयतन होता है, इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसका घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी लोहे के कील का घनत्व जल घनत्व से अधिक होता है। सापेक्ष घनत्व डैश के बराबर होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पदार्थ का घनत्व बटा के पानी घनत्व के बराबर होता है। कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम किसमें होती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा गैस में सबसे अधिक होती है, उससे कम ठोस में, उससे कम तरल में, और सबसे कम आपका होता है ठोस में होता है। अगला क्वेश्चन, वह स्थिति जिसमें आणविक आकर्षण अत्यधिक दृढ़ होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ठोस में सबसे ज़्यादा आणविक आकर्षण होता है, उससे कम होता है द्रव में, और सबसे कम गैस में होता है। जो आणविक आकर्षण होता है सबसे ज़्यादा ठोस में, फिर द्रव में, फिर गैस में होता है। गैस अणुगति सिद्धांत के अनुसार परम शून्य तापमान की प्राप्ति तभी होती है जब क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अणुओं की गतिज ऊर्जा शून्य होगी तभी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यदि वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक है तो वाष्पीकरण की दर डैश होगी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा ए घटेगी, ठीक है। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक है तो वाष्पीकरण की दर घटेगी। ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान क्या होता है, तो ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान परिवर्तित नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, 37 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान लगभग किसके बराबर होता है, तो आपका 98.6 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 32 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। परम शून्य ताप किसको दर्शाता है, तो परम शून्य ताप 0 से 273 डिग्री सेंटीग्रेड कम को दर्शाता है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्रायोजेनिक डैश को दर्शाता है, तो क्रायोजेनिक आपका कम तापमान को दर्शाता है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। लगभग किस तापमान पर पानी घनत्व अधिकतम होता है, तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी घनत्व अधिकतम होता है। सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट स्केलों पर किस तापमान पर समान पठन दर्शाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि -40 डिग्री सेंटीग्रेड -40 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। परम शून्य ताप की प्राप्ति डैश होती है, तो कब होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन परम शून्य तापमान -273 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर का समान तापमान कितना होता है, तो मानव शरीर का समान तापमान आपका होता है 98.6 फ़ारेनहाइट, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। बर्फ़ का गलनांक बिंदु होता है, तो बर्फ़ का गलनांक बिंदु कितना होता है, तो याद रखिएगा वो आपका होता है 273 केल्विन, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ की वास्तविक गति द्वारा ऊष्मा स्थानांतर की एक प्रणाली है, तो कौन सी प्रणाली है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए संवहन, जिसे कन्वेंशन कहते हैं, ठीक है। द्रव और गैसों के ताप अंतरण का मुख्य कारण क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संवहन हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो द्रव और गैस में तापमान का प्रवाह होता है, जो होता है अंतरण होता है, उसे हम संवहन विधि द्वारा करते हैं, ठीक है।
ऊनी कपड़े शरीर को जाड़े में गर्म रखते हैं क्योंकि ऊन ऊष्मा का कुचालक होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह अत्यधिक ऊष्मारोधी होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी विद्युत का काफ़ी अच्छा चालक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रेफाइट विद्युत का सबसे अच्छा चालक है इस ऑप्शन में से। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चीनी मिट्टी के बर्तन विद्युत का सुचालक नहीं होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत आवेश का सुचालक होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, तांबा विद्युत आवेश का सुचालक होता है। किसी ठोस धातु का ऊष्मीय चालकता सामान्यतः बढ़ते तापमान के साथ क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि घटेगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोधक एक ऊष्मा संवेदनशील प्रतिरोधक है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, थर्मिस्टर। ठीक है, सौर कुकर के अंदर का रंग होता है, तो सौर कुकर के अंदर का रंग कैसा होता है? तो वह आपका काला होता है। वह तापमान क्या कहलाता है जब एक ठोस वस्तु वायुमंडलीय दबाव पर पिघलकर द्रव बन जाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा, उसे हम गलनांक कहते हैं। जिस तापमान पर तरल अपनी तरल अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम हिमांक बिंदु कहते हैं। हिमीकरण तापमान पर पानी के पाइप फट जाते हैं, ऐसा किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा, एक्सपेंशन के कारण होता है। ठीक है, जब जाड़े के दिनों में जो पाइप होती है उसमें जो जल भरा होता है, अगर जल जमता है तो पाइप क्या होती है? फट जाता है, क्योंकि जब जल जमता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है। उस तापमान को क्या कहते हैं जिस पर वायुमंडलीय दबाव द्रव उबलना शुरू हो जाता है? मतलब कि उस तापमान को क्या कहते हैं जिस पर वायुमंडलीय दाब पर द्रव उबलना शुरू होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसे हम क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल का वाष्पीकरण होता है, तो जल का वाष्पीकरण किस पर होता है? तो समस्त तापमानों पर होता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डैश एक सतही परिघटना है, तो कौन सी सतही परिघटना है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, जिसे हम वाष्पीकरण कहते हैं, यह आपका सतही घटना है। मिट्टी के बर्तन में रखा जल गर्मियों में भी डैश के कारण ठंडा रहता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि वाष्पन के कारण गर्मी में भी ठंडा रहता है। रेफ्रिजरेटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वाष्पीकरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। गर्मी अवशोषित करने के लिए तरल के वाष्पीकरण के सिद्धांत का प्रयोग डैश में किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। गर्मी के मौसम में पंखा चलाने पर राहत महसूस होता है क्योंकि? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पंखे की हवा से हमारा पसीना तेज़ी से वाष्प बनकर उड़ जाता है, इसीलिए गर्मी के मौसम में पंखा चलाने से राहत महसूस होता है। अगला क्वेश्चन, किसी तरल की समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होगी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वाष्पीकरण की गति। ठीक है, किसी तरल की समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होगी? तो वह है वाष्पीकरण। बाकी क्रिया तेज होंगी, जैसे क्वथनन हो गया, संघनन हो गया, हिमांक हो गया, सब तेज होगा, लेकिन वाष्पीकरण धीमा होता है। अगला क्वेश्चन, ब्रह्मांड की एंट्रॉपी की प्रवृत्ति होती है तो कैसी होती है? तो वह आपका अधिकतम होता है। जिसका तापमान लिया जाना है उसे स्पर्श किए बिना जिस उपकरण से उसका तापमान मापा जाता है वह है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अवरक्त पायरोमीटर। ऊष्मागतिकी के किस नियम के द्वारा ऊर्जा संरक्षण के नियम को जानते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रथम नियम के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक्स किरणें विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माध्यम तरंग की विशेषता नहीं है। बाकी आपका तरंग दैर्घ्य, आयाम, आवृत्ति, ये सब तरंग की विशेषता हैं। यदि एक तरंग की आवृत्ति
बढ़ती है तो इसकी तरंग दैर्ध्य पर क्या असर होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तरंग दैर्ध्य घटता है। ठीक है, जब फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो तरंग दैर्ध्य क्या होता है? कम हो जाता है। निम्न में से किस प्रकार का प्रकाश टेलीविजन रिमोट से उस उपकरण को संकेत देता है जिसे वह नियंत्रित करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उसे हम अवरक्त कहते हैं, अवरक्त प्रकाश। ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंग में कर्ण संचरण की दिशा कंपन करते हैं, तो कैसे कंपन करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समानांतर कंपन करते हैं। किस तरह की तरंगों में कंपन तरंग के चलने की दिशा के समांतर गति करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, अनुदैर्ध्य तरंग। विरलीकरण होता है जहां हवा का दबाव होता है, तो हवा का दबाव क्या होता है? तो जहां हवा का दबाव निम्न होता है उसे हम विरलीकरण कहते हैं, और जहां हवा का दबाव अधिक होता है उसे हम संपीड़न कहते हैं। संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायु दाब क्या होता है? अधिक होता है, यानी उच्च होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें डैश होती हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुदैर्ध्य होती हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुप्रस्थ तरंग नहीं है? तो कौन सी अनुप्रस्थ तरंग नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे नहीं होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किन तरंगों में संपीड़न और विलयन प्रक्रिया शामिल होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुदैर्ध्य तरंग में संपीड़न और विलयन प्रक्रिया शामिल होती है। आवृत्ति और कालावधि में क्या संबंध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टी बराबर 1/म्यू। ठीक है, म्यू होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य होती है और प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती हैं। डैश एक मात्रा है जो एक तरंग की प्रकृति का वर्णन नहीं करता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऊंचाई। ठीक है, तरंग दैर्ध्य, तरंग गति और आवृत्ति ये सब क्या करता है? तरंग की प्रकृति का वर्णन करता है। यदि किसी तरंग की आवृत्ति 2 गुनी हो जाती है तो उसकी तरंग दैर्ध्य होगी, तो कितना तरंग दैर्ध्य हो जाएगा? तो मूल का आधा हो जाएगा। रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि डैश से बढ़ती है, तो किससे बढ़ती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, यानी कि आयाम से बढ़ती है। तरंग चाल, आयाम, तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति सभी को कहा जाता है, तो सभी को हम क्या कहते हैं? तो सभी को तरंग की विशेषताएं कहते हैं। आवृत्ति डैश में प्रकट की जाती है और दर्शाता है कि घटना प्रति सेकेंड दोहराई जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उसे हम हर्ट्ज कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ध्वनि के संचरण के दौरान माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र कहलाता है, तो क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उसे हम संपीड़न कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे कणों घनत्व ज़्यादा होता है उसे हम संपीड़न कहते हैं, जहाँ पे कम होता है उसे हम विरलन कहते हैं। एक तरंग की गर्त की गहराई को इसका डैश कहा जाता है, तो गर्त की गहराई को हम क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, उसे हम आयाम कहते हैं। ठीक है, जिससे आपका तरंग हो गया, ठीक है, तो हो गया श्रृंग, हो गया एक गर्त हो गया, इसे हम क्या कहते हैं? गर्त, इसे हम कहते हैं श्रृंग। तो ऊपर वाले भाग को श्रृंग, नीचे वाले भाग को गर्त कहते हैं। तो ये वाला जो दूरी है ना, इसे हम कहते हैं आयाम। ठीक है, जितना नीचे तक जाएगा तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को हम कहेंगे आयाम। अगला क्वेश्चन, किसी माध्यम में घनत्व के एक दोलन को पूरा करने में लगने वाला समय क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तरंग का समय काल कहलाता है। इंफ्रारेड किरणों क्या होती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वह आपका विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती है। निम्नलिखित में से किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गामा किरण की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। ध्वनि तरंगे डैश में यात्रा नहीं करती, तो वह निर्वात में यात्रा नहीं करती, याद रखिएगा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि घनत्व ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है, बाकी आयाम, समय, अवधि और आवृत्ति और गति सब विशेषता हैं। ध्वनि तरंगे डैश तरंगे होती हैं, तो ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे होती है? तो आपका यांत्रिक तरंगे होती है, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंग का आयाम किस पर निर्भर करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन डी वस्तु को कंपन कराने के लिए प्रयुक्त बल पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि के संचरण के लिए आवश्यक माध्यम डैश अवस्था में होना चाहिए, तो किस में होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ठोस में भी होना चाहिए, गैस में, द्रव में, इन सभी में हो सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ध्वनि गमन नहीं कर सकता, किस में नहीं कर सकता है? तो निर्वात में ध्वनि यात्रा नहीं कर सकता। अगला क्वेश्चन, ध्वनि डैश के कारण उत्पन्न होती है, तो ध्वनि किससे कारण उत्पन्न होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा कंपन के कारण उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में भिन्नता के कारण संपीड़न और विलयन उत्पन्न होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हवा के दबाव के कारण। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है, किसमें मापते हैं हम उसका तीव्रता? तो इसका राइट आंसर होगा डेसिबल में मापते हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर। ध्वनि डैश का एक रूप है जो सुनने की अनुभूति पैदा करता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी कि ध्वनि एक आंतरिक ऊर्जा है जो कि सुनने की अनुभूति प्रदान करता है। मनुष्य के लिए ध्वनि का श्रव्य परास कितना होता है? यह होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिल्कुल मंद श्रव्य ध्वनि का तीव्रता स्तर कितना होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 0 dB होता है। अगला क्वेश्चन, अपश्रव्य का या इंफ्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 20 हर्ट्ज से कम होती है। डैश तरंगे चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाने में मदद करती हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा पराश्रव्य तरंगे। हवा में ध्वनि गति से अधिक गति डैश के रूप में जानी जाती है, तो उसे हम सुपरसोनिक रूप में जानते हैं, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हवा में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है? तो हवा में ध्वनि का वेग आपका 330 मीटर प्रति सेकेंड होता है, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। डैश एक माध्यम में ध्वनि गति निर्भर करता है, यानी कि निर्धारित होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी माध्यम की प्रकृति पर निर्धारित करता है। समुद्री जल में ध्वनि गति डैश होती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1531 मीटर प्रति सेकेंड होती है। यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि गति होती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी बढ़ती है। दिए गए एक तापमान पर ध्वनि गति डैश में अधिकतम होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एल्युमिनियम में अधिकतम होती है। निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि किसी विशेष तापमान पर सबसे तेज यात्रा करती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा स्टील या लोहा में सबसे तेज यात्रा करती है। ध्वनि का प्रसार डैश में अधिकतम होता है, तो किस में होता है अधिकतम? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि ठोस में प्रसार अधिकतम होता है। ठीक है। ध्वनि की चाल माध्यम के डैश गुणों पर निर्भर करती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, यानी कि ताप पर निर्भर करता है। ध्वनि की जो चाल होती है ताप पर निर्भर करता है, प्रत्यवस्था पर निर्भर करता है और घनत्व पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, डैश ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है, तो आपका हर्ष ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है, बाकी आयाम, वेग, आवृत्ति ध्वनि तरंग की विशेषता हैं। किसी एकल आवृत्ति की आवाज़ को क्या कहते हैं? तो किसी एकल आवृत्ति की आवाज़ को हम टोन कहते हैं, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि की लाउडनेस या सॉफ्टनेस को निर्धारित करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी आयाम उसके लाउडनेस और सॉफ्टनेस को निर्धारित करता है। ध्वनि का तरत्व निर्भर करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, यानी कि ध्वनि का तरत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन, एक प्रतिध्वनि के लिए स्रोत और परावर्तक के बीच न्यूनतम दूरी लगभग कितनी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 17 मीटर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, ध्वनि तरंगों के परावर्तन द्वारा उत्पन्न ध्वनि की पुनरावृत्ति क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रतिध्वनि कहलाती है। ठीक है। मानव मस्तिष्क में ध्वनि के अनुगुंजन कितनी देर तक कायम रहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 0.1 सेकेंड तक रहता है। दोस्तों, आज ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इस टॉपिक में हम लगभग 150 क्वेश्चन लेकर आए थे और यह आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो की अपडेट आपको मिलते रहें। और यदि किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट करें, हम उस टॉपिक पर आपके लिए ज़रूर वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।